देखो लीनियर इक्वेशन मतलब वन वेरिएबल, क्या वन वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है समझना, वेरिएबल क्या होता है, विच टेक्स एनी वैल्यू डिनोटेड बाय x और y जनरली इसको x और y से डिनोट करते हैं, x और y। अगर हम बात करें कि अगर वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज होता है, जो वैल्यू लेता है अपने अंदर, अगर हम ये बात करें दूसरा चीज कांस्टेंट क्या होता है, whose value is fixed, जिसका वैल्यू फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल ए बी सी डी 1 2 3, ये सब वैल्यू फिक्स है, आप चेंज नहीं कर सकते। ए बी सी डी को हम लोग कांस्टेंट में ही लेते हैं जनरली, एक्स और वाई को वेरिएबल में लेते हैं, एक्स वाई जेड जो भी होता है। डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ इक्वेशन होता है हाईएस्ट पावर like index of the variable in any equation or polynomial। अगर हम बोलें ax plus b equals 0, बताइए ये इक्वेशन है, हाँ है क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। अगर इक्वल टू हटा दें तो इक्वेशन है नहीं, क्या है, एक्सप्रेशन है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन और इसको बोलते हैं इक्वेशन। आया समझ में? अच्छा, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री क्या है इस इक्वेशन का, 1। इसका पावर 0 हो जाएगा तो रहेगा ही नहीं, तो इसका क्या है, इसका डिग्री हो जाएगा डिग्री। मतलब ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 आता है। ax प्लस bx प्लस c इक्वल 0। बताओ लीनियर इक्वेशन की कोई और इक्वेशन, तुम बताओ। ये तो बेवकूफ है लेकिन तुमसे उनको अपेक्षा है, बोलो क्या है ये? यहाँ कितना वेरिएबल है, कैसे थी, एक्स है ना, वाई कहीं दिख रहा है क्या तुमको, यही एक्स है, यही यहाँ पे एक्स है, चेंज कहाँ हो गया, एक ही चीज़ है। अगर एक्स को कॉमन ले ले तो हम बोल देंगे ए प्लस बी प्लस सी। कल को ए प्लस बी एक कांस्टेंट है, ए बी सी कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं ए प्लस बी मान लो के मान ले, तो के एक्स प्लस सी क्या दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, पावर क्या है 1, तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन। अरे बोलो अच्छा, अगर हम बोले ए एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, अब बोलो लीनियर इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, कैसे एक ही वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर मतलब पावर, एक्स का पावर, डिग्री क्या है इक्वेशन, तो एक्स का पावर 1 होना चाहिए, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अरे भाई यहाँ से एक्स कटा तो फिर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी वही चीज़ आ गई, फिर तो लीनियर इक्वेशन हो गया। तो ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, सॉल्व करके तो ना पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। ए एक्स ए प्लस बी एक्स सॉरी ए एक्स एक्स प्लस बी इक्वल 0, मतलब लीनियर इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस बी हो गया, तो एक्स का हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 2। तो 2 में लीनियर इक्वेशन नहीं रहा, क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री 2, तो ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ 2, मतलब डिग्री इसका हो गया 2, देयरफॉर क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आए समझ में? दूसरा चीज अगर हम बात करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, बताओ ये तो 2 वेरिएबल हो गया, लीनियर इक्वेशन 2 ये वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो गया, समझ रहे हो ना? लीनियर इक्वेशन में तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है।
नहीं नहीं एक दो वन वेरिएबल वेरिएबल है, में रहता है, वन- दो वेरिएबल में टू दो। वेरिएबल रहेगा जिसको हम लोग एक तो मोनोमियल हो गया एक बाइनोमियल हो गया। सभी पॉलिनोमियल है, ये क्या हो गया बाइनोमियल। दो इसमें आपका दो वेरिएबल टू वेरिएबल। क्या ये समझ में आया? ये कांस्टेंट है। अच्छा इसमें x का पावर क्या है? जीरो। हे भगवान क्या क्या बोल रही है, x का पावर जीरो होता है वन। हाँ तो जब कुछ नहीं है मतलब x का पावर क्या है वहाँ? जीरो। हाँ चलो अब बताओ ये इक्वल टू जीरो, बताओ ये लीनियर इक्वेशन है क्या? उसके साथ x है ही नहीं, x का पावर 0 है, x है ही नहीं। x तो है, x का पावर जीरो है, x का पावर जीरो वन होता है। अच्छा डिग्री बताओ, डिग्री क्या है इस इक्वेशन का? जीरो, क्योंकि x का पावर क्या है? 0 ये कांस्टेंट है, इसमें ये कांस्टेंट है सीधा सीधा। मतलब सीधा आपको बोल रहा है अगर a इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है मतलब क्या बोल रहा है? a का वैल्यू जीरो है। अरे यही बोल रहा है ना, a का वैल्यू जीरो है, खत्म हो गया बात। 2x + 4 = 0। इक्वेशन है कि एक्सप्रेशन है? इक्वेशन। इक्वेशन है कि इक्वल टू लिख रहा है। अगर x का वैल्यू हम पता करें तो हमको बोला फाइंड x, तो 2x = -4, x = -4/2 -2। ये जो वैल्यू -2 आया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन या इसको रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स। या इसको हम लोग जीरोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीन नहीं, नंबर ऑफ जीरोस, वो नंबर ऑफ जीरोस नहीं जो नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। ये जीरोस मतलब सॉल्यूशन कितना है। सुनो पूरा बात सुनो बाद में। सॉल्यूशन बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं और जीरोस बोलते हैं। जीरोस क्यों बोलते हैं बात समझना। जीरोस इसलिए बोलते हैं कि अगर आप इस इक्वेशन में x का वैल्यू -2 पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा। -4 + 4 जीरो, इसलिए जीरोस बोलते हैं। अब बात समझना कि यहाँ कितने रूट्स हैं? एक। अरे बोलो, दूसरा भी दिख रहा है क्या? अगर हम बोले x² - 4 = 0, बताओ x का वैल्यू। 4 तो x = 2। 4 x = 2 ये गलत हो गया। प्लस माइनस। हाँ। क्योंकि -2 का भी स्क्वायर 4 होता है और 2 का भी स्क्वायर 4 होता है। अब मेरा बात समझना, हम क्या बोलना चाह रहे थे? हम बोलना ये चाह रहे थे कि लीनियर इक्वेशन में मतलब जहाँ पे x का जो पावर 1 होगा मतलब एक x है तो एक ही रूट आएगा। x का जो हाईएस्ट पावर होगा वो मैक्सिमम सॉल्यूशन इतना हो सकता है। जैसे मान लीजिए कहीं x का पावर 1 है तो रूट्स कितना आएगा इसका? 1 आएगा, एक ही रूट आएगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा। अगर x का पावर 2 है तो रूट्स कितना आएगा? 2 आएगा। इसमें लगा दीजिए मैक्सिमम 2 आएगा, एक भी आ सकता है। अगर x का पावर क्यूब है, क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका कितना सॉल्यूशन आएगा? एट मैक्स 3 आ सकता है। अगर आप निकालना चाहें तो 3 आ सकता है। अब बात समझ रहे हैं मेरा? तो ये जो डिग्री है ये बताता है कितना सॉल्यूशन आ सकता है मेरा, कितना जीरोस आ सकता है। तो अगर आपसे कोई बोला ये इक्वेशन देखें, सॉल्व फॉर x, तो x निकालोगी। यही क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता था, फाइंड द रूट्स। सेम क्वेश्चन है लेकिन बस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, आंसर वही निकालना है। फाइंड द रूट्स, सॉल्व फॉर जीरोस, सॉल्व फॉर x, फाइंड रूट्स, सॉल्व फॉर जीरोस। समझ रहे हैं ना? या पूछेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द इक्वेशन सेटिस्फाई। x का किस वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? तो x का वैल्यू जब हम प्लस या -2 दोनों रखते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। सेटिस्फाई कर जाएगा मतलब LHS RHS के बराबर हो जाएगा। RHS 0 है तो LHS भी 0 हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। बात समझे? देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो समझ गए कि बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ax + by + c = 0। डिग्री 1 है क्योंकि x का भी पावर 1, y का भी पावर 1, लेकिन दो वेरिएबल
कभी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल है और अगर सॉल्व करना है तो एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा। आपको दो इक्वेशन चाहिए तभी x और y सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर मान लो ये एक इक्वेशन है, इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं a1, ये x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको कोफिशिएंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x a1, कोफिशिएंट ऑफ y b1 और कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 0 c1 या कोफिशिएंट ऑफ y का पावर 0 c1। बात समझ में आ रहा है समझ में? अब देखो समझना, ये पहला इक्वेशन, अगर दूसरा इक्वेशन ले a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, बताओ दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है? x और y, यही कॉमन है ना। आपके पास दो इक्वेशन है, कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, सॉल्व कीजिएगा, आंसर लाइएगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक्सरसाइज में कुछ बेवकूफ टाइप का क्वेश्चन है वो तुरंत बन जाएगा। इधर उधर करना है, इक्वल टू को उधर ले जाओगे तो माइनस, इधर ले जाओगे तो प्लस। ये बात तो समझ में आता है? अब समझना काम का बात है, समझ रहा है। नंबर लाइन पता है आपको, उसमें तो कोई चर्चा नहीं करना है। अगर हम बोले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0, तो नंबर लाइन ये बोलता है कि ये नंबर लाइन है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, y नेगेटिव एक्सिस और x ये नेगेटिव में है और ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे ओरिजिन है या जीरो है। इतना बस होना है। अच्छा बात समझना, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस एक लाइन है कि सर्कल है? ये एक लाइन है कि सर्कल है? अरे x एक्सिस लाइन है कि सर्कल है? अच्छा दूसरा क्वेश्चन, x एक्सिस लाइन सेगमेंट है कि लाइन है? लाइन सेगमेंट वो होता है जो सेगमेंटेड होता है, जिसका डिफाइंड बाउंड्री होता है। इसका डिफाइंड है क्या? जब हम एरो दे दिए इसका मतलब ये रुक ही नहीं रहा है, चलते जा रहा है। ये लाइन सेगमेंट है, क्यों? क्योंकि इसका डिफाइंड बाउंड्री। ये लाइन सेगमेंट नहीं है। हाँ, अब समझो अगर हम बात बोले तुमको कि बताइए y एक्सिस और x एक्सिस है, इसमें y इक्वल टू 0 लाइन कौन सा है? कौन सा है बताओ? अरे y इक्वल टू 0 लाइन है। अब समझना बात, जब आप y इक्वल टू 0 पुट करते हो मतलब y 0 कहाँ है? तो वो किसको डिनोट कर रहा है? क्यों बताते हैं समझना। x1 2 3 -1 -2 माइनस, बताओ जब x1 है तो y कितना है? बताओ जब x2 है तो y कितना है? x3 है तो y कितना है? x -2 है तो y कितना है? मतलब ये पूरा जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? y इक्वल टू, नहीं समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं लोकस का भी प्रिंसिपल बोलते हैं, लोकस का प्रिंसिपल। लोकस क्या होता है? लोकस मतलब अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स satisfying a certain parameter। क्या हम बोले? A locus is a collection of points or dots satisfying a certain parameter or a law or a condition। parameter, law, condition, equation सब लिखा। क्या है मतलब? अगर हम बोले कि y इक्वल टू 0 लाइन क्यों है, तो हम बोले y इक्वल टू 0 जो है वो एक कंडीशन है, वो एक लोकस तैयार करता है कि 1 पे भी ये 0 है। तो हम पूछे क्या सर 0.1 जो है, जब x का वैल्यू 0.1 होगा तो y चेंज हो जाएगा क्या? उस समय भी 0 है। मतलब इस नंबर लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स है, इनफाइनाइट लाइंस क्या कर रहे हैं? एक जो x एक्सिस पे इनफाइनाइट लाइन है वो एक रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो रूल क्या है? y इक्वल टू 0। मतलब जो x एक्सिस है वो लोकस है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। जब इस सभी पॉइंट्स को हम एक जोड़ देंगे तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लाइन, तो वही लाइन है। अब बात समझे कि नहीं? अगर हम बोले दूसरा x इक्वल टू 0, बताओ कौन सा लाइन है? y एक्सिस। तो मतलब y इक्वल टू 0 किसको डिनोट करता है? x एक्सिस। और x इक्वल टू 0 किसको डिनोट करता है? y एक्सिस। क्यों? क्योंकि लोकस का प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है। जब x इक्वल टू 0 होगा
कब होगा? जब y का हर वैल्यू पे x क्या है? 0 पे। अब देखिए क्योंकि y चेंज नहीं हो रहा है, सॉरी y चेंज हो रहा है, x नहीं चेंज हो रहा है, x हमेशा 0। तो कल को हम बोले पॉइंट कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2, तो बताइए कौन सा पॉइंट होगा? तो हम बोलेंगे x 0 मतलब ओरिजिन और y 2 मतलब y मान लीजिए 1 2 3 4। तो कहाँ पे लाई करेगा? जैसे ही x इक्वल टू 0 मतलब कौन सा एक्सिस बोल रहा है? y एक्सिस पे 2 जो है उसको मार्क कर देंगे, यही है पॉइंट। बात समझ गए? अगर हम कल को बोले आपसे x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0, कौन सा पॉइंट होगा? y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे y x इक्वल टू ये पॉइंट है। बनाओ प्रोसेस को। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये माइनस y, ये माइनस x, ये x नेगेटिव। हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इधर से आते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, बस ऐसे सोचने के लिए। अब हम आपको बोले कि बताइए, आप लोकेट कीजिए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -5। क्या ये आप डॉट या पॉइंट लोकेट कर सकते हैं? तो बोलोगे सर x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -5, मतलब यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट है 2, -5। तुम बोलोगे हम ये बात समझना, ये जो 2 -5 p लिखे ये है क्या? ये पॉइंट p का कोऑर्डिनेट है। क्या है? ये पॉइंट p का कोऑर्डिनेट है। कल को हम बोले ये q 2 -2 5, तो q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या दिए हैं? -2 5। -2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x को, और x और y को 5। तो हम बोलेंगे x -2 है और y क्या है? 5 है। तो यहाँ तो ये q पॉइंट है और q का कोऑर्डिनेट है -2, 5। बात आप समझ गए? अच्छा तुम बोलोगे सर ये एक एक्सिस, दो एक्सिस, दो ही एक्सिस है ना कि 4 है? 4 है, यहाँ एक्सिस की 2 है, 2 ही है क्योंकि उसी का एक्सटेंशन पीछे गया है। मतलब ये 2 डायमेंशन है क्योंकि 2 एक्सिस है, 2 डायमेंशन है। वेरिएबल कितने हैं? 2, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, 2 वेरिएबल है, 2 डायमेंशन है। तुम एक बात बताओ, इस बोर्ड पे कोई भी चीज़ हम लिखेंगे तो 2 डायमेंशनल होगा। 3 डायमेंशन क्या चीज़ होता है? जब किसी चीज़ में लेंथ, ब्रेड्थ और विड्थ तीनों होता है। जैसे अगर हम बोले कि ये पेन है, तो ये पेन कैसा है? इसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और विड्थ भी है। तो इसको अगर हमको बोर्ड में बनाना होगा तो बना पाएंगे? नहीं, इसका उभरा हुआ पार्ट नहीं दिखेगा। शीट ऑफ पेपर बना सकते हैं, माचिस का टॉप दिखा सकते हैं, लेकिन हम पूरा 3D फिगर नहीं बना सकते। 3D फिगर बनाने के लिए हमको एक और एक्सिस चाहिए जो ऐसे रहेगा, Z। अब हम बना सकते हैं, बोलो हाँ जी, ठीक। अब समझना बात, अगर आपको हम बोले कि लाइन क्या होता है? लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है ना, ओबेइंग अ सर्टेन लॉ, लोकस तो ओबेइंग अ सर्टेन लॉ। अगर लाइन एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जो सीधा जा रहा है तो वो लाइन हो गया एक तरह से, समझना। लेकिन तुम बोलोगे नहीं सर, कभी कभी कलेक्शन ऑफ पॉइंट सर्कल भी बन जाता है। तो हम बोले उसका एक सर्टेन लॉ है, तो वो उसका लोकस को करता है। लेकिन लाइन का खासियत क्या है कि लाइन जब हम लोग बनाते हैं तो डिग्री हमेशा 1 रहेगा, डिग्री 2 नहीं होगा। मतलब पावर क्या रहेगा? हमेशा 1, पावर हमेशा 1 रहेगा। और जब हम लाइन शो कर रहे हैं तो x और y दोनों होगा उसमें, क्योंकि लाइन डॉट तो है नहीं कि हम खाली x पे बना दिए और लाइन हो गया। हमको दोनों बताना है, y में कितना, x में कितना। मतलब एक लाइन को बताने के लिए x और y वेरिएबल दोनों दिखेगा हमको। बोलो हाँ जी। मतलब एक लाइन एक तरह से क्या है? इन एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर कोई भी इक्वेशन आप 2 वेरिएबल में लिख दो तो वो कहीं ना कहीं लाइन का इक्वेशन है। बोलो हाँ जी। तो हम बोले कि बताइए, जैसे अगर हम बात करें x इक्वल टू y, ये इक्वेशन है मेरे पास, क्या ये लाइन का इक्वेशन हो सकता है? लाइन का तो एक ही में दोनों रहेगा ना। ये इक्वेशन है, कैसे? इक्वल टू लगा हुआ। क्या लगता है कि इसे लाइन बन जाएगा अगर हम बनाएंगे?
कलेक्शन ऑफ पॉइंट को मार्क करते 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 जोड़ देंगे। तो मान लो हम x इक्वल टू वाई लिखते हैं, या इसको लिखने का एक और तरीका है x माइनस वाई इक्वल टू 0, लिखने का तो तरीका है ना। तो बोलोगे सर नहीं प्लस में हमको अच्छा लगता है, तो हम बोलेंगे प्लस ही है, x प्लस ऑफ माइनस वाई, है कि नहीं। तो बोलोगे नहीं सर कोफिशिएंट इसका कुछ नहीं है, तो हम बोले कोफिशिएंट है देखो 1, अरे है कि नहीं। मतलब किस फॉर्मेट में है, ax प्लस by इक्वल टू 0। तो तुम बोलोगे नहीं सर हमको c भी चाहिए, क्योंकि हम आप लिखे थे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 बोले, तो हम बोले वही चीज है, देखो ax प्लस by प्लस c यहाँ 0 है, वही फॉर्मेट में तो लिखा हुआ है। बोलो हाँ कि ना। अच्छा सिंपल फॉर्मेट एक बताते हैं, अगर हमको लाइन बनाना है ये x इक्वल टू y एक रूल है, इक्वेशन मतलब एक रूल फॉलो कर रहा है, ये रूल बहुत सारे पॉइंट्स फॉलो करेंगे। जैसे मान लो अगर हम बोले कैसे बनाएंगे, तो हम बोले कि हम टेस्ट के लिए क्या रखते हैं, x ऊपर में y नीचे, हमेशा x ऊपर y नीचे बताएंगे क्यों। x का वैल्यू डालो 0, तो y का वैल्यू, अरे भाई x जो है y भी वही है, x का वैल्यू डालो 1, तो y का वैल्यू 1, 2 2 -1 -2 यही ना है। अब यही चीज को हम यहाँ प्लॉट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, प्लॉट करना चाहते हैं। तो कैसे प्लॉट करें, अंदाज देखो कैसे होता है। सबसे पहला बात x 0 0 मतलब पहला, फिर उसके बाद 1 1 मतलब x 1 तो y भी 1, फिर 2 2, फिर -1 -1, फिर -2 बताओ स्ट्रेट लाइन हुआ, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होता है, मतलब 0 0 से पास होता है, स्ट्रेट लाइन हुआ कि नहीं। अच्छा मात्र इतना ही पॉइंट होगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, जो x वही y। तो ये एक ऐसा लाइन है जो कि सेंटर से पास हो रहा है। बोलो हाँ कि ना, इसमें कोई कष्ट नहीं। अब समझना बात, हम एक बात बताएं कि जब भी लाइन रहेगा तो डिग्री क्या रहेगा, 1। अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 0 रख देंगे तो क्या वो स्ट्रेट लाइन आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा, वो कर्व हो जाएगा। मतलब जब भी डिग्री 1 से बढ़े समझ जाना ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व की तरफ जा रहा है। क्या जा रहा है, कर्व की तरफ चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या था, y एक्सिस मतलब y और x था। तो x इक्वल टू 0 पे जब y एक्सिस था तो x इक्वल टू 2 पे 1 2 कौन सा लाइन होगा, x equal to 2 line is a line which passes through 2 and is parallel to y axis। अगर हम बोले y is equal to 2 लाइन होगा, y is equal to 2, y is equal to मतलब यहाँ से पार होगा, किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल। अब बात समझ पा रहे। अगर हम बोले y is equal to x, तो अभी तो जस्ट बनाए हम लोग, line passing through origin equally inclined to x axis and y axis। समझना मेरा बात। अगर ये लाइन बीचों बीच पार कर रहा है, मतलब कि अगर हम यहाँ से एंगल निकालें, देखो 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 यहाँ पे देखो, अगर ये लाइन बीचों बीच पार हो रहा है तो अगर हम यहाँ से एंगल निकालें या यहाँ से एंगल निकालें, दोनों सेम होगा, सेम 45 डिग्री 45 डिग्री, क्योंकि पूरा पूरी कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। इधर से भी 45 डिग्री, इधर से भी 45 डिग्री। इसको मिटा दे, अरे ये बना लेना। अच्छा फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है स्लोप का। डिनोटेड बाय m। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है स्लोप का, डिनोटेड बाय m। m क्या होता है, तो m मतलब स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है, स्लोप को समझने के लिए सरल शब्दों में स्लोप क्या होता है देखें, हमें बाद में स्लोप क्या होता है। अगर हम ये लाइन बनाए ना, ये लाइन है A, ये लाइन है B, ये लाइन है C,
बताओ ए के बाद बी के बाद सी क्या चेंज हो रहा है? लाइन में ऐसा क्या चीज चेंज हो रहा है? डिग्री क्या डिग्री? डिग्री मतलब एंगल घट रहा है कि बढ़ रहा है? इधर से ना उधर से तो बढ़ रहा है। अगर हम बोले इधर से तो ये कम था फिर ज़्यादा हो गया और इधर से देखो तो ये ज़्यादा है ये फिर कम हो गया। मतलब अगर वही लाइन ए कुछ देर बाद यहाँ आ जाता है फिर उसके बाद यहाँ आ जाता है तो इसका एंगल घट रहा है। कहाँ से? एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस है ना। तो हम एक बात बोल रहे हैं तुमसे, स्लोप क्या होता है? ये वाला एंगल कहाँ से? एक्स एक्सिस, जिसको हम लोग स्लोप बोलते हैं सरल शब्दों में। इसको हिंदी में ढलान बोलते हैं। देखो ढलान कम हो रहा है, बढ़ रहा है ढलान, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना होगा? वाई एक्सिस। ढलान मैक्सिमम कब होगा? जब एंगल 90 डिग्री होगा। और मिनिमम कब होगा? जब पूरा लेट जाए, जब 0 डिग्री होगा। लेट गया मतलब 0, खड़ा हो गया मतलब 90। मतलब स्लोप मैक्सिमम कब होगा? मिनिमम कब होगा? देखा तुम बोलो कि सर एक बात है, ये अगर 0 है, ये अगर 90 है, मतलब ये ऐसे घूम रहा है ना, तो ये 0 90 तो ये क्या होगा? 180। ये क्या होगा? 360 वहाँ जाके फिर 90 जोड़ो, 90 जोड़ो और फिर ये 360 मतलब कि ये 0 भी है, ये 360 भी है और 360 का मल्टीपल भी है, मतलब 720 भी है, 1440 भी है। आप समझ रहे हैं ना, उसका मल्टीपल है। ये 180 भी है। आप बात समझ रहे हैं? तो 0 90 180 270 360 और आप फिर से इसमें ऐड कर दीजिएगा 360 टू इक्वल टू, फिर 360 ऐड कीजिएगा तो फिर यहीं पहुंच जाएगी। एक कंप्लीट रोटेशन जो है फुल, वो एक सर्कल बना के जो लोग कर रहे हैं वो कितना एंगल करते हैं? अच्छा, अब मेरा बात समझना। स्लोप को बेसिकली समझने के लिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री समझना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 एंगल वाला। 3 एंगल किसमें होता है? ट्रायंगल बहुत सारा टाइप का होता है जो लोग देखेंगे आगे, लेकिन एक ट्रायंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे सब कुछ करते हैं, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल इसका 90 डिग्री पे रहेगा, बाकी सब इधर इधर रहेगा। अब समझिए, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का साइड 180 के बराबर होता है। क्या होता है? 180। मतलब अगर यही 90 ले लिया तो बाकी 90 लोग पास बांटेगा अपना। जरूरी नहीं है 45-45, एक 60 रख लिया दूसरा को 30 रखना पड़ेगा, एक 20 रख लिया तो दूसरा को कुछ और रखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपको 180 में मैनेज करना है, जैसे मैनेज करना है करिए। बात समझ रहे हैं? अगर मान लो 180 में मैनेज करना है तो तुम बोलोगे सर 60 क्यों नहीं रख रहा है? हम बोले रख सकता है, लेकिन अगर 60 रखेगा, मान लो ये भी 60 ये भी 60 और ये भी 60, बोलो ट्रायंगल होगा कि हाँ होगा 180, लेकिन राइट एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि राइट एंगल के लिए एक एंगल 90 होना जरूरी है। अच्छा, कोई ऐसा ट्रायंगल हो सकता है जिसमें 2 एंगल 90 हो? कभी नहीं, क्योंकि अगर 2 एंगल 90 हो, तीसरा एंगल क्या लेगा? तीसरा एंगल क्या घास खाने जाएगा? उसको चाहिए ना, और तीसरा एंगल है ही नहीं तो ट्रायंगल किस बात का हो? नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर हमको ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक एंगल 90 होगा और बाकी एंगल 90 से कम होगा। निश्चित है ये 90 से कम होगा। कोई एंगल 90 से अगर बड़ा रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, और कोई एंगल 90 से कम होता है 0 30 60 तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट। क्या ये बात समझ में आ रहा है? समझते जाओ, खाली और समझते जाओ। सुनो मेरा, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल दिए और कुछ इसका हम देखें, इसका साइड है ABC, ठीक, 90 यहाँ पे है। हम बोले कि बताइए अगर ये थीटा है, थीटा मतलब एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं,
थीटा अल्फा ये सब एंगल ये 90 है तो इसको कुछ होगा तो उसको मान लीजिए इसको एक्स से नहीं रिप्रेजेंट करते कुछ एंगल से बताते अगर ये एंगल है तो इस ट्रायंगल का कुछ हाइट है जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं कुछ बेस है तो वो सब कैसे पता चलेगा तो हम बोले कि भाई जिस एंगल को आप देख रहे हो तो मान लो आप यहाँ से देख रहे हो तो आपका आँख यहाँ से देखिए तो आपको ये क्या दिखा ये ए बी परपेंडिकुलर सामने दिखा खड़ा आप बिल्डिंग देखिए ऊपर खड़ा मतलब यही क्या है हाइट क्या है ये या परपेंडिकुलर बोलो हाँ कि ना जब आपका ये हाइट है और नीचे खड़े हो तो यही बेस ना होगा ऊपर वाला बेस चला जाएगा ये बेस होगा और ये जो है ये सबसे बड़ा हाइट है सबसे बड़ा लंबाई का एक साइड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो बहुत बढ़िया है पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आप ये साइड और ये साइड को जोड़ दोगे स्क्वायर करके तो इस साइड का स्क्वायर का जोड़ हो जाता है वो क्या बोलता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स लार्जेस्ट साइड मतलब ए सी का स्क्वायर होता है कल को अगर तुमको हम बोल दें कि देखो ए सी का वैल्यू निकालना है तो क्या करो ए बी का स्क्वायर करो बी सी का स्क्वायर करो और दोनों का आंसर जो आएगा उसको रूट कर दो तो गलत है क्या सही है कोई दिक्कत नहीं अच्छा अब समझना बात अगर हम बोले कि मेरा आँख यहाँ है तो ये हाइट हो गया ये बेस हो गया और ये हाइट या परपेंडिकुलर मान लो इसको पी ये बेस अरे बोलो तो ये हाइट हाइपोटेन्यूज कोई दिक्कत कल को मेरा मूड किया कि नहीं सर हम यहाँ से नहीं देखेंगे हम यहाँ से देखेंगे और इसको हम अल्फा मान लिए दूसरा एंगल तो मेरा आँख अब कहाँ चला गया अरे बोलो यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ से देखेंगे तो ये हमको खड़ा दिखेगा ना अरे बोलो तो आँख के सामने वाला क्या हो जाएगा इस बार जब अल्फा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे ये तो थीटा के रिस्पेक्ट में था जब हम अल्फा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हमको सामने जो दिखेगा वो हाइट हो जाएगा मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा अल्फा के रिस्पेक्ट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये वाला क्या बच जाएगा बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएगा क्या हाइपोटेन्यूज बड़ा है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा ना कोई दिक्कत तो अगर मान बोले कि ये ट्रायंगल है ए बी सी ये एंगल है 30 डिग्री तो बताइए हाइट इसमें हाइट क्या है ए बी बेस क्या है बी सी और हाइपोटेन्यूज क्या है ये परपेंडिकुलर हो गया ये बेस हो गया ये हाइपोटेन्यूज हो गया कल को हम बोले यही ट्रायंगल में ये 60 डिग्री है अभी इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया ये बेस हो रही है क्या ये बात समझ में आता है तो बोले कि सर आप इसका बोले इसका क्यों नहीं बोले तो हम बोले इसका तुम बोलोगे तो ये हाइट होगा क्या कभी हो सकता है नहीं ना इसको बनाओ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं उसमें तो कोई डाउट है कुछ नहीं राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाता है अरे हाँ वही सब चीज़ है सबको हमको एक चीज़ बताने के लिए कितना देखो लीनियर इक्वेशन जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा तो देखना बस कुछ समझने वाला बात है बस एक ही चीज़ समझना एक है साइन थीटा इस एंगल को ले रहे हैं साइन थीटा ये कुछ नहीं होता ये पी बाई एच होता है पी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर एच क्या है जिसका हम बोले कॉस थीटा ये होता है बी बाई एच क्या होता है बेस बाय मान लो इसका लेंथ होगा 3 इसका लेंथ होगा 4 3/4 खत्म कहां tan थीटा अपने आप से कुछ अलग नहीं होता ये साइन बाई कॉस को tan बोलते हैं मतलब ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर हम बात बोले कि सर अगर ये साइन बाई कॉस है मतलब p बाई h डिवाइडेड बाई b बाई h ये p बाई b कोई बात दिक्कत है अच्छा साइन का उल्टा होता है कोसेक एक बार में याद हो जाएगा साइन का उल्टा होता है रिवर्स कोसेक इसको हम लोग बोलते हैं h बाई p इसका रिवर्स होता है सेक थीटा इसको हम लोग बोलते हैं h बाई b और tan का रिवर्स होता है cot थीटा क्या होता है कॉट
ये क्या हो जाएगा b बाई b। हमको फोकस करना है इस पे, इसलिए हम इतना बता रहे हैं। लिखने का तो सब लिखना है तुमको, फोकस हमको टैन पे करना है। टैन का मतलब होता है टेंजेंट, टेंजेंट का ही शॉर्ट है टैन। मतलब होता है tan थीटा। क्या होता है tan थीटा। क्यों tan थीटा बताते हैं। ये नंबर लाइन है, ये एक है लाइन, बताओ इसका tan थीटा क्या होगा। अगर हम बोले ये थीटा है तो tan थीटा कितना हुआ, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। tan थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हुआ बेस। एक बात बताओ, अगर हम तुमको बोले कि tan थीटा परपेंडिकुलर बेस होता है, आप बताइए हमको कि tan 0 डिग्री कितना होगा, अपना IQ से बताओ। tan 0 मतलब क्या हो गया, थीटा कहाँ पे आ गया, लेट गया ना पूरा। अरे थीटा कम होते होते 0 मतलब ये लेट गया पूरा। बताओ tan 0 क्या हो जाएगा, 0। बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ कि tan 0 से लेकर के बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा, ये खड़ा हुआ कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। तुम बोलोगे सर इसके पीछे भी जाएगा, हम बोले इसके पीछे जाएगा तो वही चीज को दोहराएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम बनाए हैं 30 में, तो 30 प्लस 90 120 भी वही चीज है, बस नेगेटिव है। बात समझा रहा है ना। तो अगर ये 30 डिग्री का है तो 120 डिग्री जस्ट एकदम इसकी मिरर इमेज होगा, वो 120 डिग्री होगा, वैल्यू वही होगा बस नेगेटिव साइन के साथ। अब समझना बात। तो tan का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाता है, 0 से लेकर के थीटा में अगर बात करें कि tan थीटा, अगर हम बात करें कि tan थीटा, आप ऐसे समझिए इसका जो एंगल है थीटा ऑफ tan थीटा वेरीज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 0 से लेकर के 90 डिग्री। बोलो हाँ कि ना। हम पूछे कि tan 0 मतलब कितना होता है, 0, और tan 90 मतलब कितना होता है, तो बोलो कि सर इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। अब मेरा कहने का मतलब है कि tan थीटा का थीटा 0 से लेकर 90 तक जाता है, लेकिन tan थीटा अपने आप पे कहाँ से कहाँ जाता है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट। अब देखो समझना बात कि ये कहाँ कहाँ जाएगा, 0 में जाएगा, 30 में जाएगा, 45 में जाएगा, 60 में जाएगा, 70 में जाएगा, 80 में जाएगा, 90 में जाएगा, रुक जाएगा। जब ये 0 से उठ रहा है तो इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है कि बढ़ रहा है। देखो स्लोप मतलब ढलान, और ढलान मतलब tan थीटा। जितना एंगल बढ़ रहा है उतना ही स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है क्यों, क्योंकि tan 0 का वैल्यू 0 होता है और tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। मतलब tan थीटा का वैल्यू 0 से इनफाइनाइट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है, जब ये लाइन ऊपर उठ रहा है। बोलो, तो हम बोले तुमको कि बताइए, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, x y और z। बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, z का। किसका स्लोप उससे कम है, y। तो अगर हम स्लोप का बात करें, स्लोप का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, z सबसे ज्यादा, फिर y, फिर s। बोलो हाँ कि ना। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें तो x, y और z स्लोप। अगर हम बोले किसका tan का वैल्यू सबसे अधिक है, z का। बोलो हाँ कि ना। अच्छा, मतलब कि मेरा स्लोप का डेफिनेशन दोबारा से हम रीडिफाइन कर रहे हैं। स्लोप मतलब होता है एंगल मेड बाय द लाइन, सुन लो, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नहीं समझो, अब सुनो, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्लोप नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि थीटा से हमको स्लोप थोड़ी पता चलता है, tan थीटा से पता चलता है। थीटा तो 0, 30, 60 वो तो एंगल हो गया। स्लोप क्या हुआ, स्लोप मतलब उसका tan, मतलब tan 30 जो होगा वो स्लोप होगा। मतलब tan ऑफ द एंगल
made by the positive x-axis is called the slope of that line. The angle made by the positive x-axis. तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए इसका 30 डिग्री है, तो इसका स्लोप क्या होगा? मान लीजिए हम बोले स्लोप इसका m1 है, इसका m2 है और इसका m3 है। तो जाहिर सा बात है m3 का स्लोप सबसे ज़्यादा है, m2 का उससे कम, m1 का उससे कम। तो m1 का स्लोप क्या होगा? तुम बोलोगे सर tan 30, बोलो हाँ कि ना? अगर हम बोले ये लाइन, देखो ये लाइन, इसका स्लोप क्या होगा? हम क्या बोले? tan ऑफ द एंगल मेड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव मतलब ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है ना, अगर हम यहाँ से जोड़े तो हम बोले कि ये 120 डिग्री हो रहा है, क्योंकि 90 तो इतना ही हो गया ना। तो हम बोले अब इसका स्लोप क्या होगा? मान लो हम m4 बोलिए, तो तुम क्या बोलोगे? m4 इक्वल टू tan 120 डिग्री। क्या बिल्कुल ऐसा बात करोगे? हम बोले एंगल मेड बाय द पॉजिटिव एक्सिस, उसका tan, तो यहाँ से यहाँ कितना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस का ना, तो 120। लेकिन आश्चर्य का बात यह है कि m4 tan 120 इधर से अगर जाए तो बस ये 30 पड़ेगा। तो ये tan 30 ही है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। नहीं समझी? समझिए, समझदार हो। देखो बात समझा। अगर हम बात करें कि ये है 45 डिग्री और ये है 135 डिग्री, यहाँ से, तो यहाँ से माइनस नहीं 45 डिग्री आया समझ? बताइए, अगर दो लाइन है, ये m1, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो क्या m1 m2 बराबर होगा? m1 m2 कैसे बराबर हो जाएगा? m1 पॉजिटिव है, m2 नेगेटिव है, बराबर क्वांटिटी वाइज सेम है, लेकिन उसका अगर हम साइन देखें तो नेगेटिव चला जाएगा। तो अगर हम बोलेंगे m1 क्या होगा? tan एंगल मेड बाय द पॉजिटिव एक्सिस, इसका tan 45, जो कि 1 होता है बाद में। अगर हम बोले कि m2 क्या होगा? हाँ, tan 135, या इसको हम लिखने का एक और तरीके से लिखते हैं tan 45 डिग्री विथ माइनस साइन। मतलब ये कितना होगा? -1। अरे बोलो। अच्छा एक बात बताओ तुम, ये एंगल कितना है? ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। कैसे? यहाँ से 135 और यहाँ से 45, तो 135 माइनस 45 ये 90 डिग्री। मतलब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है कहीं भी, तो उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होगा। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो। m1 और m2 को तुम इंटू करोगे तो क्या आएगा आंसर? -1। मतलब अगर कोई तुमको बोलेगा कल को कि प्रूफ करो कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तुम क्या करोगी? पहला वाला का स्लोप निकालोगी, दूसरा वाला का स्लोप निकालोगी और इंटू कर दोगी। अगर -1 आ गया तो दोनों परपेंडिकुलर है, अगर -1 नहीं आया तो दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। ये है वैल्यू 1/√3, 1√3 इनफाइनाइट। y इक्वल्स mx प्लस c। बताओ x का कोफिशिएंट क्या है? m, और m होता क्या है? स्लोप। अरे होता है कि नहीं? ठीक। तो m कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x, बोलो हाँ कि ना? c क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे हम लोग इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, आगे देखेंगे। इंटरसेप्ट एक और चीज लिख लो, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई भी वैल्यू ले सकता है, और y है डिपेंडेंट वेरिएबल। m क्या है? जो कि क्या होता है? tan थीटा। थीटा क्या है? एंगल मेड बाय द लाइन विथ
with the positive x axis. कोई दिक्कत? बता दे। y is equal to x लाइन ड्रॉ कीजिए, तो तुम अभी हम लोग बनाए थे, स्ट्रेट पूरा ओरिजिन से ये लाइन होता है y is equal to x। कोई दिक्कत? तुम बोलो कि सर ये स्ट्रेट लाइन है, इस समय तुमको पता नहीं चला था, और आप बोल रहे हैं ये इक्वेशन होता है, ये तो ऐसा नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है क्या ऐसा? तो बोलो y is equal to mx plus से दिख रहा है क्या? ये बताओ कैसे दिख रहा है? जीरो हो गया, और x का कोफिशिएंट तो कहाँ है? m यहाँ कहाँ है? ये भगवान, हम बोल रहे हैं यहाँ पे m कहाँ है? कौन है? x के बगल में कौन है? m क्या है यहाँ? अरे m अभी लिखवाए ना, वहाँ देखो ना। अरे भाई कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x है कि नहीं? m किसका कोफिशिएंट है? यहाँ पे m का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? m क्या है? 1। अरे बेवकूफ नहीं दिख रहा है 1 इंटू एक्स है, क्या क्या बोल रही है? तो y इज इक्वल टू x प्लस c, बताओ क्या है? कहने का मतलब ये इक्वेशन में m क्या है? 1, और 1 कब होता है? जब थीटा 45 डिग्री होता है, बोलो हाँ कि ना? tan थीटा 1 कब होता है? 45 डिग्री। c क्या है? 0। अब c 0 का मतलब समझना, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब कहाँ काट रहा है? ऑन y एक्सिस। क्या मतलब? c अगर 0 है मतलब y को कहाँ कट कर रहा है? 0 में। कल ये बात समझ में आया? मतलब बस हम इस इक्वेशन को देख के बोल सकते हैं कि y इक्वल टू x प्लस 0, मतलब ये लाइन कहाँ से गुजरेगा? y और x के बीच से गुजरेगा, और किस एंगल बनाते गुजरेगा? 45 डिग्री एंगल। और x y को कहाँ पे काटेगा? 0 पे काटेगा। काट रहा है? अरे बोलो। हाँ, अगर हम बोले y इक्वल टू x प्लस 2, बताओ कैसे इसका इक्वेशन बना? तो तुम बोलो कि सर x का कोफिशिएंट क्या है? 1, मतलब एंगल कितना बना रहा है? 45। इंटरसेप्ट कितना है? मतलब कहाँ पे कट करेगा? मतलब कि अगर इसको ऐसे बनाते हैं तो 1 2, तो कहाँ से गुजरेगा ये? यहाँ से गुजरेगा। कैसे गुजरेगा? ऐसे? कैसे? ऐसे। तो एंगल कितना बनाएगा? 45। एंगल बना रहा है 45, ये एंगल 45 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अरे हाँ बना रहा है भाई, ये एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल ये भी तो 45 डिग्री है। अगर तुमको यहाँ नहीं दिखा, चलो चश्मा तुम लगाई हो, बोल नहीं सकते हैं, यहाँ नहीं दिखा 45, तो यहाँ भी तो कट कर रहा है, जरूरी थोड़ी यही कट करेगा तभी हम देखेंगे। अरे एक्स एक्सिस पे कहीं भी बना है, क्या फर्क पड़ता है? ये एंगल यहाँ बना रहा है, यहाँ कर दे तो यहाँ भी वही बनाएगा, यहाँ कर दे तो यही वहाँ भी वही बनाएगा। स्ट्रेट लाइन है ना, तो एंगल का है 1 मतलब स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री, 2 मतलब इंटरसेप्ट 2, बोलो हाँ कि ना? अच्छा, अगर हम बोले y इक्वल टू x माइनस 2 का लाइन बनाओ, मतलब कि लाइन क्या होगा? यहाँ से गुजरेगा और कितना एंगल बनाएगा? -2 डिग्री का, और सीधा ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। अच्छा, अगर हम तुमको बोले इसका लाइन बनाओ y इक्वल टू -x, तुम भी सीधा हो गई, इसको बनाओ। बताइए y इक्वल टू -x कैसे बनेगा? तो तुम बोलोगी सर ये y इक्वल टू -x प्लस 0 है, y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट पे मिले लाना है। m क्या है यहाँ पे? -1 कब होता है? जब थीटा 135 डिग्री होता है, बोलो हाँ कि ना? c क्या है?
जीरो। इंटरसेप्ट कहाँ पे है, वाई पे कहाँ कट करेगा, लाइन कैसा बनेगा, इधर से। थीटा मतलब ऐसा, हाँ, -1 है मतलब 45 डिग्री बनेगा इधर से, नेगेटिव से। मतलब ये लाइन ऐसा बनेगा। हाँ, यहाँ से कितना एंगल होगा 45 डिग्री, कहाँ कट करेगा, जीरो से। जीरो। अरे बोलो, हाँ, अगर कल को हम बोले y = -x + 2, वही चीज़ से, टू से। वही चीज को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दो, कितना, टू से। 2 पे। हम बोले y = -x - 2, नीचे शिफ्ट कर नीचे दो, से, हाँ। खत्म कहानी। अगर हम तुमको बोले बताओ y = -x और y = x, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, क्या ये दोनों लाइन है कि नहीं, पहले बताओ, है। हाँ। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, हाँ। कैसे, तो तुम बोलोगे सर टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट क्या करते हैं, इसका स्लोप निकालिए m1 और इसका स्लोप निकालिए m2, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। तो होगा, तो हम निकालते हैं, क्या कैसे निकाले, इसका m1 फर्स्ट वाला का, m1 तो इसका कोफिशिएंट होता है ना, हाँ। x का, तो क्या है इसका m1 -1, इसका कोफिशिएंट 1, -1 × 1 -1, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। कल को अगर हम तुमको बोले y = -x + 2, y = -x + 2, क्या ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, -x + 2, y = x + 2 परपेंडिकुलर है, होगा। दोनों का m बताओ कितना है, पहला वाला का m -1, दूसरा वाला का m, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, तो नहीं है। हाँ, अगर कल को हम बोले y = -x और y = x + 2, दोनों परपेंडिकुलर है, होगा। दोनों इक्वेशन की तुम सेम कर दी हो, तो क्वेश्चन ये है कि क्या y = -x और x + 2 परपेंडिकुलर लाइन है, पहले लिख लीजिए, उसके बाद इस पे देखते हैं। तो काटता है यही तो क्वेश्चन है, पैरेलल है क्या, y = -x + 0, ऐसा लाइन बनेगा ये, यहाँ से ऐसे बनेगा, यहाँ से 45 डिग्री। अच्छा, दूसरा लाइन है y = x + 2 y x, ऐसे गिरा है, ऐसे 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 ऐसे, ये, अरे ये लाइन, पागल वागल हो क्या, इसका 1 है, ये एंगल कितना है, 90 से बड़ा नहीं हो गया, ये ऐसे कैसे होगा यार, तुम लोग इतना समझा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ऐसा काम कर रही है। अरे y = x + 2, अभी हम लाइन बनवाए थे यहाँ पे, y = x + 2 लाइन कैसा था, बोलो, ऐसा था ना, ये लाइन था y = x, इसको ऊपर उठाए थे 2, तो यहाँ 2 था, मतलब ये लाइन यहाँ पे 2 है, तो कैसा, अच्छा। अब पूछना है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं, बना रहा है। अच्छा एक बात देखो, अगर इनको ऐसे देखना है ग्राफ से, तो ये 45 और ये भी 45, अरे बोलो, तो मान लीजिए ये 45 है, ये 45 है, कैसे सोचे हम, क्या करें, क्या कैसे कैसे, ऐसे नहीं ना होता है। एक बात बताओ, अच्छा सुनो, अरे सुनो तो, एक बात बताओ, अगर हम तुमको कल को बोलते हैं, बताइए y = -x और y = +x, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है,
तुम कैसे बोली परपेंडिकुलर है? क्योंकि तुम बोली कि सर एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव, मतलब एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, ये दोनों तो परपेंडिकुलर है ही। अच्छा, हम बोले y इक्वल टू माइनस एक्स वाला लाइन ये है और y इक्वल टू एक्स वाला लाइन ये है। एक बात समझना, अगर हम बोले y इक्वल टू एक्स प्लस सी कुछ भी वैल्यू हो, मतलब इस ग्राफ को हम ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं मतलब ऐसे घुमा दे रहे हैं क्या? स्लोप को कांस्टेंट रख के ऊपर उठा रहे हैं, पैरेलली उठा रहे हैं, मतलब इसके पैरेलल में जितने लाइन हैं सब फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स प्लस सी। बोलो हाँ कि ना? C1 C2 C3 बोलो हाँ कि ना? मतलब कि ये जितने लाइन हैं क्योंकि पैरेलली उठ रहे हैं ये सब परपेंडिकुलर हैं। अरे बोलो, मतलब कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर। आगे हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर आएगा। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया? ये काफ़ी है आज के लिए।